नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और लगातार हम उस खतरे की बात कर रहे हैं जो अब कोरोना के बाद लोगों को परेशान कर रहा है। लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं क्योंकि एक अलग तरह की बीमारी लोगों को अपनी जद में ले रही है। लेकिन डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है इस बीमारी पर, कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ कुछ देर पहले भी दो खास मेहमान मौजूद थे और अभी भी हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने डॉक्टर वीएन मिश्रा, प्रमुख न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बीएचयू से, और डॉक्टर राजेश शर्मा, एमएस सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीएन शर्मा, चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि लोगों को जरूर पता चल जाए कि ब्लैक फंगस है क्या, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इसे पहचाने कैसे सर। अगर ये डेवलप हो रहा है, वीएन मिश्रा साहब, कैसे पहचानेंगे सर इसको? क्या डॉक्टर मिश्रा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनको अपने साथ दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त रुक कर लेते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, मेरा यही सवाल है सर आपसे कि पहचाने कैसे, ब्लैक फंगस है क्या, और इससे बचने के जो उपाय हैं वो क्या कुछ हो सकते हैं? सबसे पहले तो पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है सर। ब्लैक फंगस जो है नॉर्मली जो है, ये जो इसको म्यूकोमाइकोवायरस बोला जाता है, ये नॉर्मल हमारे शरीर में वैसे मौजूद रहता है। लेकिन कई बार जब इसकी ग्रोथ एकदम एक्सेसिव हो जाती है तो यूजुअली जो है चेहरे पे स्वेलिंग, सूजन, दर्द होना दांत में, कान में, नाक में, तो ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं। और इसके बाद यदि इसको ट्रीटमेंट या डायग्नोज जल्दी नहीं कराया जाए तो ये और ज़्यादा फैल के इसको जो है बोन को इरोड कर सकता है, साइनसेस इरोड कर सकता है, और फिर भी यदि ट्रीटमेंट इसका बीच में नहीं किया जाए तो आँखों पे और ब्रेन तक भी जा सकता है। तो इसलिए इसका जो इसका डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट ही इसको जो है आगे इसको घातक होने से बचाया जा सकता है। जी, कि अहम जानकारी आप दे रहे हैं सर। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ब्लैक फंगस आमतौर पर कहते हैं कि हमारे वातावरण में पहले से मौजूद है, लेकिन अब जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जा रही है तो वो हम पर हमला कर रहा है। ये शरीर में पहुँचता कैसे है सर, और ऐसे अंगों में कैसे पहुँच जाता है जहाँ पर ये इतना खतरनाक हो जाता है? देखिए, नॉर्मली भी वैसे शरीर में रहता है, लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है और उसके जो उनमें एकदम से फास्ट ग्रो करने लगता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है पर्सनल और ओरल हाइजीन। यूजुअली जो पेशेंट जो कोरोना में होते हैं उनकी पर्सनल हाइजीन और ओरल हाइजीन पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो अचानक से ये इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये ग्रो करने लगता है। और जो ग्रो करने के बाद जो साइनसेस के थ्रू, नाक, कान, गले के थ्रू जो है बोन्स को इरोड करने लग जाता है, और उसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं करें तो ऑर्बिटल बोन को इवेड करते हुए आँख में भी जा सकता है, और उसका इलाज न करने के उपरांत ये ब्रेन तक भी जा सकता है। इसका यूजुअली जो है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज मरीज होते हैं, जो कोविड के मरीजों में अपने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स किया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और डायबिटिक पेशेंट जिनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उनमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसे मरीजों में जो है इसके ग्रो करने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजनेशन को लेके भी कुछ बातें सामने आ रही है कि कोरोना के मरीजों को जो ऑक्सीजनेशन दिया जाता है उसको हम ह्यूमिडिफाई करते हैं ऑक्सीजन को। तो ह्यूमिडिफाई जब करते हैं तो उसमें जो पानी यूज़ में लेते हैं, तो वो पानी यदि प्रॉपर नहीं है, अच्छा साफ़ नहीं है, डेली उसको चेंज नहीं किया जाता, तो ये जो वायरस ग्रो करके अपने जो एयर ट्रैक के थ्रू उसके पेशेंट्स के जो है एयर ट्रैक में पहुंच सकता है, साइनसेस में पहुंच सकता है, और वहाँ ग्रो करके ये क्या बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेस में जो है ग्रो करके नुकसान पहुंचाता है मरीज को। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर वीएन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। आप तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी पहले। मैं सर ये जानना चाहता हूं, ब्लैक फंगस पर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत अहम हो जाता है, जिस तरह से डॉक्टर साहब राजेश शर्मा साहब हमें बता रहे हैं कैसे क्या कुछ होता है। जब ये पहले से मौजूद है सर, तो अचानक इतना खतरा क्यों बढ़ जाता है, और क्या ये खतरा सिर्फ बीमार लोगों के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए, या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए है, या सबके लिए है? ब्लैक फंगस आमतौर पर जैसे साल भर में हम लोग 4-5 ब्लैक फंगस देखते थे पहले भी। अब दिक्कत यह है कि इस समय जो ब्लैक फंगस की इंसिडेंस हो रही है वो कहीं न कहीं से तीनों चीज से इन्वॉल्व है। एक तो पर्यावरण जो चेंजेस हैं, दूसरा जो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई है, और तीसरा जो आजकल ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जो अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, तो ये तीनों सोर्स की अगर बात करें तो पहला सोर्स ये है कि जो शरीर के अंदर ये म्यूकोर के स्पोर्स पहले से हैं, तो ये केवल म्यूकोर के स्पोर्स नहीं हैं, हमारे शरीर पर तो
लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस सब हैं जो इस ताक में रहते हैं कि किसी तरह हम लोग इम्यूनिटी कमजोर हो तो शरीर में घुस जाएं। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जहाँ मकान वगैरह बन रहा हो, जहाँ धूल वगैरह उड़ रहा हो, जहाँ हल्की सी नमी हो, तो नमी के जगहों पर ये स्पोर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो शहरों में अगर देखें तो शहरों में ये स्पोर्स उन जगहों पर बहुत ज़्यादा हैं और वायु प्रदूषण से इसका डायरेक्ट संबंध है। दूसरा, अगर हम बात करें कि हम अपने शरीर के हिस्से में बात करें तो नेचुरली ये स्पोर्स नाक के नोस्ट्रिल्स में और कई बार ये साइनसस तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इम्यूनिटी जब स्ट्रांग रहती है तो ये किल हो जाते हैं। जैसे इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है तो ये जो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस है, इसके अंदर एक एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है कि ये ब्लड वेसल को छेद देता है, उसको पेनिट्रेट कर देता है। और जब ब्लड वेसल को पेनिट्रेट करता है तो फिर ये ब्लड के जरिए आँख में, ब्लड के जरिए ब्रेन में, फिर अगर इसके रास्ते में कोई टिश्यू भी आ जाए तो उसको भी ये काटने की क्षमता रखता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है कि ब्लड के जरिए और टिश्यू को तोड़ते हुए अन्य ऑर्गन्स में, जैसे आँख में, ब्रेन में, हर जगह जा सकता है। और आँख की जो प्रॉब्लम आजकल लोग बता रहे हैं वो तो एक टर्मिनल प्रॉब्लम आती है, उसके पहले चेहरे पर सूजन, सर में दर्द, आँखों की रोशनी कम हो जाना, साथ में लकवा या मिर्गी का भी शिकायत हो जाना, और एक्सट्रीम केसेस में मतलब ये बेहोशी तक ले आ सकता है और मौत भी हो सकती है। तो जो इसका ये पूरा कोरोना के दौरान हम लोग इसको देख रहे हैं जी, तो हर कोई डिस्कस कर रहा है कि स्टेरॉयड ओवर यूज से। मुझे लगता है कि स्टेरॉयड ओवर यूज को बार बार कहना एक अतिशयोक्ति है। एक कारण है स्टेरॉयड ओवर यूज, लेकिन इसके अलावा भी कारण है। वो कारण है कि हम, एक तो हमारी शरीर पहले से ही कमजोर जिसकी हो जी, आजकल आप शहरों में हालात देखिए, कोई आउटडोर गेम्स कोई नहीं करता, एथलेटिक कोई नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करने जाता, अपने आप को हमने घर के अंदर सीमित कर लिया है। जब घर से बाहर निकले तो बाहर पर्यावरण में ये जो स्पोर्स हैं, तो ये आजकल आप वायु प्रदूषण का हाल शहरों में देख लें। जी, जी। और जो सबसे बड़ी बात है कि गांव या शहरों में अनभिज्ञता बहुत है, पता नहीं लगता कि कब ब्लैक फंगस आ गया। तो आपके जरिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भी चेहरे में सूजन, नाक में सूजन, आंख की रोशनी की कमी, सर दर्द, और इसके साथ एक तरीके से समझिए कि प्रोग्रेसिव बढ़ता हुआ, तो समझिए कि ब्लैक फंगस को जरूर सोचें कोरोना पेशेंट्स में जो ठीक हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं सर, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए ये उनको जागरूक करने वाली जानकारी है, क्योंकि इन्हीं जानकारियों के दम पर हम पता लगा पाएंगे कि हम कहीं इस बीमारी की जद में तो नहीं आ गए। डॉक्टर राजेश वर्मा, मैं आपका रुख कर रहा हूँ सर। ब्लैक फंगस से किसको ज़्यादा खतरा होता है? एक तो कोविड पेशेंट्स में तो हम देख ही रहे हैं, डायबिटीज़ से जो लोग ग्रस्त हैं उनकी भी बात हो रही है, और कौन कौन से लोग हो सकते हैं? किसको खतरा ज़्यादा हो जाएगा सर? देखिए, कोई से भी ऐसे मरीज जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो यूजुअली कोविड के मरीजों की इम्यूनिटी वीक होती है। तो अभी तो देखा जा रहा है कि कोविड पोस्ट कोविड वालों में ज़्यादा हो रहा है जी। अभी डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जैसे स्टेरॉइड देने से जो है बॉडी का ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट अप करता है, तो उससे डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल जब ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे जो फंगस को ग्रोथ करने में बहुत तेज़ी मिलेगी। तो इसलिए स्टेरॉइड को यूज़ करना बहुत ही बिना डॉक्टर की सलाह के, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द स्टेरॉइड बहुत डेंजरस है। तो इसलिए स्टेरॉइड का खास तौर पे ध्यान रखें। डॉक्टर की सलाह के बगैर जो आम धारणा बनती है कि जाके स्टेरॉइड ले लो कोविड के मरीज में, वो बहुत घातक है। इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताया कि जो ऑक्सीजन थेरेपी है, उसमें जो हम उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, उस बोतल साफ़ रहनी चाहिए, उसमें पानी साफ़ रहना चाहिए, तो उसकी वजह से जो फंगस जो है ग्रो नहीं करे। तो ये प्रॉपर हाइजीन, ओरल हाइजीन, हम नमक के गरारे करें तो ओरल हाइजीन अच्छी रहनी चाहिए, स्टीम इनहेलेशन रहे, तो ये सारी पर्सनल हाइजीन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, मुझे एक बात बताइए सर, अगर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को ब्लैक फंगस की बीमारी होती है या उनको लगता है हो रही है, तो क्या उनको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए सीधे तौर पर, या उसका ट्रीटमेंट घर पर भी हो सकता है? और अगर हो सकता है तो ध्यान कैसे रखें?
ब्लैक फंगस का इलाज घर पर नहीं हो सकता। ओके। इसके लिए आपको भर्ती होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी दवा एम्फोटेरिसिन है, एम्फोटेरिसिन को चढ़ाने की एक विधि होती है जिसमें लाइट नहीं लगना चाहिए। अगर लाइट इंजेक्शन चढ़ाने के दौरान उस पर लाइट पड़ रही है तो वो इंजेक्शन दवा खराब हो जाएगी। तो इसको काले कपड़े से ढक करके वार्ड में इंजेक्शन चढ़ाई जाती है। अब एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन जब चढ़ाई जाती है तो इसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। इसमें उल्टी आना, पेट दर्द होना, फिर बॉडी में क्रैम्प्स हो जाना, ये बहुत आम बात है एम्फोटेरिसिन के साथ। और इसके साथ किडनी और लिवर फंक्शन भी डिरेंज हो जाती हैं। तो इसलिए एम्फोटेरिसिन चढ़ाने के दौरान हम लोग हर दूसरे दिन लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट करते रहते हैं जी। तो इसका इलाज घर पर तो कभी नहीं हो सकता और ये जानलेवा बीमारी है। अगर इसको हमने सीरियसली नहीं लिया तो एक स्टेज के बाद से आप दवा दीजिए चाहे न दीजिए, एक मृत्यु तय हो जाती है। दूसरी बात जी, जब ब्लैक फंगस की हम बात करते हैं तो हम म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं जी। तो म्यूकोरमाइकोसिस का क्या प्रॉब्लम है कि एक स्टेज के बाद, जैसा मैंने बताया कि ये ब्रेन में चला गया, अब ये आंख में चला गया, तो दवाई के साथ साथ सर्जरी भी बहुत जरूरी है। तो आपको आंख काट के निकालना पड़ेगा क्योंकि इतना फंगस का मास वहां चला गया और आंख में सूजन आ गई और आंख वर्चुअली गैंग्रियस इवेंट की तरफ चला गया, तो आंख काट के निकालना पड़ता है। ये इलाज का पार्ट है, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये सबको मन में रहना चाहिए कि इसका घर पर इलाज कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका इलाज जब भी करें तो हॉस्पिटल में करें। और ब्रेन फंगस के बारे में भ्रांतियां बहुत फैल रही हैं, इसलिए पहले तो डायग्नोसिस जरूरी है, वो डॉक्टर की सलाह से करिए, अगर नहीं है तो फिर घर रहिए। ठीक है, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि इसका इलाज जो है वो घर पर संभव नहीं है, इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होगा। किसी भी पेशेंट को एडमिट होना होगा सर, क्या डायबिटीज और बिना डायबिटीज वाले सभी को? हाँ, देखिए क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं और खास करके जिनको स्टेरॉइड दी गई, तो अब उसमें क्या है कि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो गया है, ठीक है। जिसमें स्टेरॉइड का रैम्पेंट यूज बहुत लंबे समय हुआ, चाहे उसको डायबिटीज हो चाहे ना हो, उसका भी ब्लड शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड हो गया। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना जरूरी है और उसके लिए एडमिशन जरूरी है, ठीक है। अब एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि जो पेशेंट हैं उनको जो कोरोना में आपने देखा होगा कई दवाइयाँ पहले मार्केट में आई जी, HCQ, फिर रेमडेसिविर, फिर टक्लूजुमा, फिर प्लाज्मा थेरेपी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिवाय एक दवा के और कोई दवा कोरोना के एक्यूट इवेंट में काम नहीं आया। उस दवा का नाम है स्टेरॉइड जी। स्टेरॉइड से ही सबकी जान बची थी और स्टेरॉइड ही एक ऐसी दवा है जो एक्यूट फेज में काम आता है। लेकिन अब स्टेरॉइड को अगर आपने 5 दिन से ज्यादा चलाया, बगैर डॉक्टरी सलाह के चला दिया जी, गांव में जाके देखिए तो अभी इस समय मैं भदोही गांव में जाने वाला हूँ, रूरल एरिया में। वहाँ मैंने सुना है कि लोग दवा के दुकानों से जाके इलाज कर ले रहे हैं, अपने आप स्टेरॉइड खा रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है स्टेरॉइड के लिए, उस पर सबको स्टिकअप करना पड़ेगा और इसमें मेडिकल प्रोफेशन को अपने हॉस्पिटल के लिमिट से बाहर आकर के, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा जी कि जहां बीमार वहां उपचार जी, तो सबको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और इसीलिए खतरा भी लगातार बढ़ रहा है सर। गांव में भी जिस तरह से आप गांव का जिक्र कर रहे हैं, खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। लोग कुछ भी दवाइयां ले रहे हैं और उसके बाद जो नतीजे आ रहे हैं वो हम सब भी देख रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, मैं आपका रुख करूंगा सर। बच्चों से जुड़ा मेरा ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या बच्चों को भी इससे खतरा है, क्योंकि अब बच्चों में भी कोरोना के मामले हम देख रहे हैं फैलते हुए, और अगर नहीं कोरोना तो उसके अलावा भी? देखिए, अभी बच्चों में तो अभी इस तरह के केसेस अभी सामने नहीं आए हैं। कोरोना भी अभी बच्चों में बहुत कम है जी। लेकिन डेफिनेटली इस तरह की यदि ये ट्रेंड रहा तो कोई आने वाले समय में अपने को बच्चों से भी इसको बचाना पड़ेगा। और जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इसका ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकता। इसका ट्रीटमेंट जो है एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है एंटी फंगल, वो तो है ही है जी। लेकिन इस ट्रीटमेंट से पहले इसकी सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ द जो फंगस है वो बहुत जरूरी है। हम हमारे यहाँ स्वाभिमान सिंह चिकित्सालय में राउंड द क्लॉक 24 घंटे हमने एक ओटी चला रखे हैं। तो उसमें जो पेशेंट आते हैं उसका सर्जिकल उसको जो फंगस को निकाला जाता है एंडोस्कोपिक। तो फंगस का जो
जो डेड टिश्यू है वो जो उसको निकालने के बाद, उसको डिब्राइडमेंट करने के बाद, तब उसके बाद एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन लगाना है वो लगाया जाता है। क्योंकि अदरवाइज यदि जब फंगस ग्रो कर रहा है उसमें एम्फोटेरेसिन बी लगाएंगे तो उस दवाई का इतना असर नहीं आएगा। ठीक है। तो सब में पहले जरूरी है उसके फंगस की जो ग्रोथ हो रही है और वो डेड टिश्यू है उसको सर्जिकली डिब्राइड करना, और साथ के साथ जो एम्फोटेरेसिन बी देना। एम्फोटेरेसिन बी में भी दो तरह की एम्फोटेरेसिन अभी अवेलेबल है मार्केट में, एक तो कन्वेंशनल एम्फोटेरेसिन बी और एक है लाइपोसोमल। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी जो है अभी जो मार्केट में एकदम से एक्यूट शॉर्टेज हो गई है, वो कन्वेंशनल एम्फोटेरेसिन बी से ज़्यादा इफेक्टिव, लेस टॉक्सिक है। तो आइडियली हमें लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी ही देनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी जो बाजार पे ट्रेंड पिछले 3-4 दिनों से इसकी बहुत शॉर्टेज हो चुकी है। ठीक है सर। डॉक्टर मिश्रा, मुझे एक बात बताइए, एम्फोटेरेसिन बी का जिक्र लगातार आप दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ कर रहे हैं और जो जानकारी आ रही है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण इंजेक्शन है इसके इलाज में। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जब कोरोना के मामले बढ़े तो रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब क्या कुछ हुआ, हमने देखा किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। दर्शकों की जानकारी के लिए कौन कौन सी अहम दवाइयाँ हैं जो इस ट्रीटमेंट में काम आती हैं और उनको देने के तरीके क्या है, क्योंकि अब एम्फोटेरेसिन बी तो लोग खुद लेकर घर पर लगा नहीं सकते। हर वार्ड में एक काले कपड़े का कवर होता है, जो ये सबको पता है कि जब कोई फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस आवे या क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो, तो एम्फोटेरेसिन बी या लाइफोलाइज्ड या प्लेन वाला जो भी देना हो आपको ब्लैक कपड़े में ही कवर अप करके देना है। दूसरा, इसकी जो डोजिंग है जी, उस डोजिंग को तय करना डॉक्टर का काम है। ठीक है। और जो नर्सिंग स्टाफ है उसको पता होता है कि इसको डोजिंग धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ठीक है। तीसरा, इसका जो लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट मरीज का हर तीसरे दिन करना है। नहीं करने से क्या होता है कि इसकी जो टॉक्सिटी है वो पता नहीं लग पाएगी। ओके। अचानक आपको पता लगा कि आपने ट्रीटमेंट करने गए ब्लैक फंगस का और आपको लीवर फेलियर हो गया या किडनी फेलियर हो गया, तो ये बड़ी रिस्की दवाइयां हैं, ये सिंपल दवाइयां नहीं हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपने प्रॉपरली सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर दिया अगर जरूरत है, ठीक है, और आपने प्रॉपरली टाइमली इलाज कर दिया तो ये ठीक हो सकता है। ब्लैक फंगस बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो सकता है। बहुत अहम बात कर रहे हैं आप डॉक्टर शर्मा। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा सर थोड़ा जल्दी से, पटना में अब व्हाइट फंगस के भी केस मिल रहे हैं। अब ये व्हाइट फंगस क्या है सर? कई मरीज मिल गए हैं इसके। देखिए, जो फंगस जैसे म्यूकोरमाइकोसिस जो है कोई ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो वाइट फंगस भी जो बॉडी में कैंडिडा दूसरा टाइप का फंगस है कैंडिडा, वो वाइट फंगस के रूप में बोला जाता है। तो ये भी नॉर्मल बॉडी में होता है, लेकिन जब ग्रो कर जाता है एकदम से इम्यूनिटी कम होने की वजह से, तो जो कैंडिडा इन्फेक्शन है उसको वाइट फंगस बोला जाता है। जी डॉक्टर मिश्रा, वाइट फंगस पर हम बात कर रहे हैं। व्हाइट फंगस एक तो होता क्या है, इसका भी ट्रीटमेंट क्या सेम होता है, इसके भी लक्षण क्या सेम होते हैं सर? व्हाइट फंगस जो कैंडिडा और एस्परजिलोसिस दोनों फंगस का कलर व्हाइट हो जाता है, इसलिए इसको व्हाइट फंगस कहते हैं जी। कैंडिडा चमड़े पर नॉर्मली सबके रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमारी इम्यूनिटी कम हुई तो आपने देखा होगा जीभ पर सफेद रंग की लेयर बन जाती है या मुंह के अंदर सफेद रंग के छाले बन जाते हैं, ये कैंडिडियासिस होता है। ओके। जब ये कैंडिडा ब्लड में चल जाते हैं इसको कहते हैं कैंडिडीमिया। ठीक है। दूसरा, जब एस्परजिलोसिस अगर लंग्स में चला जाए तो उसको कहते हैं लंग्स बॉल, ये बॉल की तरह दिखता है। इन सारे जो बीमारियां हैं फंगल बीमारियां, इसकी एक ही दवा है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट। ठीक है। अब वो चाहे आप फ्लूकोनाजोल दीजिए और चाहे आप एम्फोटेरेसिन बी दीजिए, जिसमें जो जरूरत हो। आपने देखा होगा कि इतने दिनों में आपने कई फंगस का नाम सुना होगा। अभी कई ऐसे फंगस हैं जो शरीर पर और भी हैं, लेकिन वो भी उनका एंट्री ऑफ रूट ऑफ एंट्री अलग अलग है। कोई केवल नाखून खाते हैं जी, कोई केवल कांटे गड़ने से होते हैं। तो ईश्वर न करे वो सब फंगस इसमें बीमारी में आवे। हम लोग को बहुत ऐसे ही परेशानी बहुत ज्यादा है जी जी। कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस। अहम बात कह रहे हैं आप सर, और इसीलिए लगातार कोशिश हमारी यही है कि आप तमाम एक्सपर्ट से लोगों के मन में जो डर है, जो शंकाएं हैं, उसको हम दूर करवाएं। आप उनको इलाज भी बताएं, आप उनको सावधानियां भी बताएं, ताकि वो इससे बचकर भी रह पाएं और घबराए भी ना, क्योंकि पैनिक होने से स्थिति बहुत खराब हो जाती है। बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।